कुछ देखा था सब शुरू से अंत तक मुझे बता, एक भी बात मत छिपाना। मैंने कल की सारी घटना शुरू से आखिर तक उन्हें बता दी। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी हर बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा, जब तू अपनी दादी माँ के घर लौट रहा था तब रास्ते में कुछ और देखा था? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसने मेरा पीछा भी किया। ये सुनते ही विजय चाचा तुरंत सरपंच की तरफ मुड़े। वह सफेद चेहरे वाला भेड़िया अभी भी गाँव में ही है। उसने सोनू पर हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, गाँव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करो, खासकर उन लोगों को जो कल रात अकेले सोए थे। हमें सबकी जांच करनी होगी क्योंकि वह इंसानों का रूप लेकर भी गांव में छिप सकता है। सरपंच बिना देर किए बाहर निकल गए और पूरे गांव में खबर भिजवा दी। दोपहर तक गांव के सभी लोग सरपंच के आंगन में जमा हो गए। विजय चाचा हर आदमी से उसका हाथ दिखाने को कहते, फिर पूछते कि वह पिछली रात कहाँ था और क्या कर रहा था। जब दादी माँ की बारी आई तो विजय चाचा कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, दादी जी, कल रात आपने कोई अजीब आवाज सुनी थी, जैसे आंगन में किसी के चलने की आहट या दरवाजे के बाहर कुछ? दादी माँ ने सिर हिला दिया। कमला बुआ की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं तो जल्दी सो गई थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुबह सोनू ने बताया कि उसने कोई काली परछाई देखी थी, तभी मुझे पता चला। बेटा, मेरी बेटी और दामाद बहुत अच्छे इंसान थे, उस राक्षस को पकड़कर मार देना। विजय चाचा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उन्होंने बाकी सभी लोगों की भी जांच की, लेकिन किसी पर भी शक करने लायक कोई बात नहीं मिली। विजय चाचा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, वह अभी भी इसी गाँव में छिपा हुआ है। सरपंच बोले, हमने गाँव के दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं, अब न कोई बाहर जा सका है और न ही कोई अंदर आ सका है। कुछ देर सलाह मशविरा करने के बाद विजय चाचा और गांव के कई आदमी बंदूकें और हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल गए। उनके जाने के बाद मैं और मोहन फिर से चारपाई पर बैठकर कॉमिक्स देखने लगे। अचानक मोहन बोला, सोनू, क्या तू अपना हाथ दिखाएगा? मैं तेरा हाथ देकर एक चीज बताऊं? मैंने हैरानी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह मेरी हथेली को ध्यान से देखने लगा। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? मोहन मुस्कुराया और बोला, तुझे पता है, कहते हैं इंसान की हथेली में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, लेकिन अगर किसी के हाथ में एक अतिरिक्त रेखा हो तो वह इंसान नहीं होता। मैं चौंक गया। सच में? अच्छा, मेरा हाथ देख, सब ठीक है ना? मोहन ने मेरी हथेली देकर मुस्कुराते हुए कहा, तेरी हथेली बिल्कुल सामान्य है और तेरी प्रेम रेखा भी काफी लंबी है। फिर वह हंसते हुए बोला, कहीं तुझे कोई पसंद तो नहीं? मैं शर्म से लाल हो गया। हम दोनों हंसने लगे। उसी समय दादी माँ 2 कटोरियों में गर्मा गर्म नूडल्स लेकर कमरे में आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे, हाथ देकर क्या पता चल रहा है? मोहन ने दादी माँ की तरफ देखा, फिर अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी हथेली देखने लगा। वह कुछ पल तक चुपचाप उनकी रेखाएं देखता रहा। दादी माँ ने अपना हाथ वापस खींच लिया और बोली, चलो अब दोनों खाना खा लो, जो लोग जंगल गए हैं वे भी थोड़ी देर में लौट आएंगे। रात होने पर दादी माँ पश्चिम वाले कमरे में सो गई। मैं और मोहन पूर्व वाले कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटे थे। मोहन लगातार मुझसे बातें करता रहा ताकि मुझे डर न लगे, लेकिन न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी नींद खुली। मुझे याद आया कि मोहन ने दादी माँ का हाथ क्यों देखा था। मैंने उससे पूछा, मोहन, तूने मेरी दादी माँ की हथेली क्यों देखी थी? मोहन कुछ पल चुप रहा। मोहन मेरी तरफ देखकर बोला, अरे कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोच। दादी माँ की हथेली में 3 रेखाएं हैं, वो बिल्कुल सामान्य बात है। मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो इन दिनों रोज अकेले खेतों में काम करने जाती हैं। मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। नाराज मत होना सोनू, लेकिन मैं उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मेरे होंठ कांप रहे थे। काफी देर बाद मैं किसी तरह बोल पाया, मोहन, ये कैसे हो सकता है? मेरी दादी माँ की हथेली में 3 रेखाएं नहीं हो सकती। उनकी तो एक ही सीधी रेखा है। बचपन से उनकी हथेली ऐसी ही है। मेरी बात सुनते ही मोहन की आंखें फैल गईं। उसने बिना एक पल घमवाए कमरे की लालटेन बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, सोनू, जल्दी अलमारी के अंदर छिप जा। डर के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मोहन मुझे लगभग घसीटकर अलमारी के अंदर ले गया। हम दोनों जैसे ही छिपे, उसी समय पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। धीरे धीरे किसी के कदम हमारी तरफ आने लगे। कुछ ही पल बाद वे हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। फिर बाहर से दादी माँ की आवाज सुनाई दी, मोहन, सो गए क्या बेटा? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, दरवाजा खोल दो, मैं सोनू से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था। वह भारी, खरखराती और बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली रात उस काली परछाई की थी। मोहन ने तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया ताकि मैं डर के मारे चीख न पड़ूं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। आंसू अपने आप मेरी आंखों से बहने लगे। अचानक छर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक काली परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसकी ठुड्डी और चेहरे के किनारों पर घने सफेद बाल उगे हुए थे। उसका मुंह छोटा लेकिन असामान्य रूप से चौड़ा था। जैसे जैसे वह पास आया, हमारी सांसें थम गईं। उसके शरीर पर इंसान की चमड़ी लिपटी हुई थी। उस चमड़ी पर जो चेहरा था वह मेरी दादी माँ का था। उनके सफेद बाल, उनके हाथों के पुराने निशान, सब कुछ वही था। बस उनकी आंखों की जगह 2 काले खाली गड्ढे थे। उन्हें देखते ही मेरा दिल टूट गया। कल ही तो दादी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके साथ खेत चलूंगा, और आज उनकी चमड़ी किसी राक्षस के शरीर पर लिपटी हुई थी। मैंने अपने होंठ इतने जोर से दबा रखे थे कि मुंह में खून का स्वाद आने लगा। वह सफेद चेहरे वाला भेड़िया धीरे धीरे हमारी अलमारी के सामने आकर रुक गया। उसने अलमारी के दोनों दरवाजों के बीच की पतली दरार
दरार से अंदर झांका। फिर उसकी लंबी नुकीली उंगलियां अंदर घुस आईं। उसने मोहन का टखना पकड़ लिया और पूरी ताकत से बाहर खींचने लगा। मैंने मोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी धाएं! बंदूक चलने की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जंगल से लौटे गांव वाले समय पर पहुंच चुके थे। गोली लगते ही सफेद चेहरे वाला भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह से अब भी दादी माँ जैसी आवाज निकल रही थी, सोनू मुझे बचा लो। तभी विजय चाचा आगे बढ़े। उन्होंने बिना देर किए अपना पैर उस राक्षस की गर्दन पर रखा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं और मोहन डर के मारे पत्थर जैसे हो गए थे। विजय चाचा ने मुझे कई बार आवाज दी। तब जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं रोते हुए बोला, विजय चाचा, क्या यही वही राक्षस है जिसने मेरी कमला बुआ, रामलाल फूफा और मेरी दादी माँ को मार डाला? विजय चाचा की आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, रो मत सोनू, क्योंकि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। इस गांव में सफेद चेहरे वाला भेड़िया सिर्फ एक नहीं है। ये कहकर उन्होंने सफेद कपड़े में दादी माँ की चमड़ी को बहुत सम्मान से लपेट दिया। उसी समय सरपंच और गांव के बाकी लोग भी वापस लौट आए। सरपंच ने कहा, हमें पहाड़ पर उनका अड्डा मिल गया है। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। सब लोग सरपंच के आंगन में इकट्ठा हो गए। सभी ने तय किया कि अब उन राक्षसों का हमेशा के लिए अंत किया जाएगा। मैंने भी अपनी मुठियाओं भींच ली। अब मैं भी अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। विजय चाचा ने गांव के लगभग आधे जवान लोगों को सरपंच के घर की सुरक्षा में छोड़ दिया। बाकी लोग गांव के बाहर और पहाड़ की तरफ पहरा देने चले गए। जब सब लोग चले गए तब शांति चाची मुझे सुलाने लगी। फिर उन्होंने धीरे से विजय चाचा से पूछा, ये सफेद चेहरे वाले भेड़िए इंसान की चमड़ी पहन कैसे लेते हैं? विजय चाचा गंभीर आवाज में बोले, ये राक्षस हमेशा बांस की टोपी पहनते हैं और ज्यादातर बारिश के दिनों में ही निकलते हैं। दूर से देखने पर बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सफेद बाल होते हैं। उन्होंने आगे कहा, इनकी हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं। ये इंसान की चमड़ी उतार कर उसके अंदर घुस जाते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने शिकार का दिमाग भी खा जाते हैं, जिससे उसकी कुछ यादें और आदतें इन्हें मिल जाती हैं। जो भेड़िए इस काम में माहिर होते हैं वे कई दिनों तक किसी परिवार के बीच रहकर भी पकड़े नहीं जाते, लेकिन जो नए या कमजोर होते हैं उनकी असलियत उसी रात सामने आ जाती है। शांति चाची का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर इन्हें मारा कैसे जाए? विजय चाचा हल्का सा मुस्कुराए, जब ये अपनी असली शक्ल दिखाएं तभी एक गोली इनके लिए काफी होती है। इंसान की चमड़ी पहन लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता। कल दोपहर जब धूप सबसे तेज होगी हम इनके अड्डे पर हमला करेंगे। जिस भेड़िए ने कमला बुआ और रामलाल फूफा को मारा था वह भी वहीं छिपा होगा। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह मैं चुपचाप यह कहकर घर से निकल पड़ा कि मुझे शौच जाना है, लेकिन मेरा असली इरादा पहाड़ पर जाकर अपने परिवार का बदला लेने का था। मैं अभी पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा ही था कि किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वह मोहन था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने घबरा कर पूछा, सोनू तू कहाँ जा रहा है? मैंने दांत भींचते हुए कहा, बदला लेने। कमला बुआ मेरे खून का रिश्ता थी। वह सफेद चेहरे वाला भेड़िया मेरी गंध पहचान लेगा और इस बार मैं उससे भागूंगा नहीं। मोहन घबरा गया। सोनू होश में आ, तू वहाँ बदला लेने नहीं मरने जा रहा है। विजय चाचा ने कहा था ना कि जैसे ही वे अपनी असली शक्ल दिखाएंगे सबको एक साथ खत्म कर देंगे। मैं गुस्से से चिल्लाया, अगर विजय चाचा इतने ही होशियार थे तो उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि उस राक्षस ने मेरी दादी माँ को खा लिया था? उसी वक्त उसे क्यों नहीं मार दिया? मुझे पता था कि गुस्से में मैं गलत बातें कह रहा था, लेकिन उस समय मेरे अंदर सिर्फ बदले की आग थी। मैंने मोहन को जोर से धक्का दिया और पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मोहन भी मेरे पीछे भागने लगा। वह लगातार चिल्ला रहा था, सोनू रुक जा, पहाड़ पर जाना खतरनाक है। लेकिन मैं नहीं रुका। घने पेड़ों के बीच में लगातार दौड़ता रहा। पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे को खरोंचती जा रही थी। अचानक मैं रुक गया। मेरे सामने पहाड़ की ढलान में एक बड़ी गुफा थी। गुफा के बाहर एक काली परछाई बैठी थी। उसके सिर पर बांस की टोपी थी। वह किसी चीज को छर्र छर्र करके खा रहा था। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरी सांस तक रुक गई। तभी वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। टोपी के नीचे से उसका सफेद बालों से भरा डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह सूंघते हुए बोला, इंसान की गंध, कितनी मीठी गंध। फिर से इंसान आ गया। इतना कहकर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी फेंककर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसी समय मोहन भी मेरे पास पहुंच गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर घबराते हुए कहा, सोनू जल्दी चल, हमें गांव जाकर सबको बताना होगा। यही इन राक्षसों का अड्डा है। मैंने सिर हिलाया और मुड़ने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। मैंने नीचे देखा। एक छोटा सा सफेद चेहरे वाला भेड़िया मेरी कमीज पकड़े खड़ा था। अगले ही पल वह मेरी टांग से लिपट गया। उसके लंबे नुकीले नाखून मेरी पैंट के आर पार होकर त्वचा में चुभ गए। उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने उसे जोर से लात मारी, लेकिन उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसके मुंह से लार की लंबी धार मेरी जूतियों पर गिर रही थी। मुझे घिन आने लगी। मैं घबरा कर चिल्लाया, मोहन तेरे पास चाकू है क्या? जल्दी इसे हटाओ। ये जानबूझकर हमें रोक रहा है ताकि बाकी राक्षस यहाँ आ जाएं। तभी मुझे महसूस हुआ कि हवा में सड़ी हुई गंध और भी तेज होती जा रही थी। अगर हम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। मोहन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बिना देर किए चाकू पकड़ा और उस छोटे राक्षस पर वार कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा।
मरते मरते वह टूटी हुई